हेलो डियर गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आप पढ़ रहे हैं सर्कल और इस सर्कल में हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स को पढ़ लिया है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपका 5th लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ाया है उसको आपने देख लिया होगा, तभी आई होप ये वाला आप लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस एंड होने के बाद आप एक्सरसाइज को उठाओगे और उससे आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। देखोगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बन रहा होगा। तो आप पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उस एक्सरसाइज में और आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन सारे पे हम डिटेल स्टडी कर करके आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, इसमें केवल दो ही थ्योरम है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, और दोनों थ्योरम में क्या कहता है वो हमने आपको डिटेल स्टडी कराया हुआ है। तो आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में जो मैंने प्रैक्टिस कराया था वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू थे। आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हुए थे और वहाँ पे आपको डिग्री वगैरह निकालने के लिए या लेंथ वगैरह निकालने के लिए कहा जाता था। आज थोड़ा सा उससे अच्छे लेवल की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, हमने आपको, जैसा कि मुझे याद है कि 6 क्वेश्चन हमने आपको कराया था, आज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं जो 7th क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बस तुम देख लो, उसके बाद तुम भी अपना दिमाग लगाना, फिर उसके बाद हम बताने के लिए तो हैं। हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि एक आपका सर्कल है और उस सर्कल में एक आपका डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर है तो आप समझ रहे हो कि ये सेंटर से ही जाएगा। अब डायमीटर होने के बाद डायमीटर का एंड पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट है बेटा, और इधर भी एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट है, और आपसे सवाल ये कर रहा है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करो। अब देखो यहाँ प्रूफ करने वाली बात आ गई। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ये रहा ए और बी, इसको हम मान लेते हैं ये टेंजेंट सी डी है और ये टेंजेंट बेटा आपका ई एफ है। ठीक है, तो अब इस दोनों टेंजेंट में जो आपके डायमीटर के एंड पॉइंट पे है, अब आपको यही प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ ये करना है, आपको समझ लो कि सी डी जो है ना वो पैरेलल किसके है, तो ई एफ के है। यही आपको टू प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसको अगर डिटेल से बताया जाए तो वो आपको मैं बता दूं कि पूरा लिखने का पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, फिर हम लोग लिखेंगे अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़े, ये उससे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या टू प्रूफ क्या करनी है, उसके बाद हम लोगों को प्रूफ का जो भी कहानी है वो चलेगा। बट हम यहाँ पे इन शॉर्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस जो है वो आप धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे, उसके लिए टेंशन नहीं लो। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि यही हमें प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सेंटर है और ये आपका टेंजेंट है। तो थ्योरम 10.1 से आपने ये कहा है कि सेंटर से जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस होगा वो ऑलवेज टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगा। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, अगर ये हम ओ ले लेते हैं तो ओ बी एफ, एंगल ओ बी एफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ पे इधर वाला बताओ, ये भी तो आपका 90 होगा, बिकॉज सेंटर से ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गया है, तो ये टेंजेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी आप ये लिख सकते हो कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों आपने लिख लिया। इसके पीछे अगर आपको वजह देना है तो ये दे सकते हैं कि ओ ए परपेंडिकुलर सी डी, ओ ए परपेंडिकुलर सी डी है, और इसके पीछे आपका क्या कारण बना, तो बस ये दे सकते हो ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, ओ बी परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये आपने दे दिया एग्जैक्टली। अब आप ध्यान दो कि ये दो लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज द ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप क्या कहोगे कि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेलल लाइन ही होगा, क्योंकि पैरेलल होने पर ही अल्टरनेट इक्वल होता है। वरना अगर ये पैरेलल ना हो तो बेटा ये अल्टरनेट एंगल इक्वल ही ना होंगे, और ये अगर पैरेलल हो तभी जा करके ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि बट दीज आर, ये जो हैं वो आपके अल्टरनेट एंगल हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से आप कह दोगे कि ये दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो आप कहोगे सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ। कितना आसान सा बात था।
आपको यही तो प्रूफ करना था। आपने ओवरऑल क्या किया, ये ट्रांसवर्सल बताया, आपने बता दिया ये 90 है, ये 90 है और ये दोनों अल्टरनेट हैं और दोनों 90 की वजह से इक्वल हो गए, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलो ये आपने 7th नंबर समझ लिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको पहले हम इरेज करते हैं। मेरे भाई आपको जो है वो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उस नोट्स को आपको क्या करना है कि पीडीएफ डाउनलोड करके आपको नोट्स तैयार कर लेना है और वो जो आप नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है, उसको आप बार बार रिवाइज भी करेंगे और रिवाइज करने से ही आपको फायदा होगा। फिर आपको बार बार पूरी लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर देखने में बहुत टाइम लगता है। नोट्स को रिवीजन करने में आप एक सरसरी निगाह से देख लोगे, आपका काम बन जाएगा। और इस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बेटा, एकदम से फैला दो, सभी फ्रेंड्स को दे दो। ये देखो हैंड रिटेन नोट्स है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कुछ भी पेड नहीं करना पड़ता है, चाहे इस लेक्चर के लिए हो या फिर उस नोट्स के लिए हो, और उसको बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया जाता है। तो एटलीस्ट उसका फायदा आप भी उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी उठाने का मौका दीजिए, ताकि उनको भी लगे यस आई कैन डू। क्योंकि पता है जब आप देखते हो ना और चीजें समझ में आने लगती है, तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप सोचते हो यस हम तो अब कर सकते हैं। और जब तुम चीजों को कर रहे हो, तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर तुम क्या होते हो, धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगते हो, फिर तुम्हें मन नहीं लगने लगता है। तो इसीलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी फायदा उठाओ, अपने फ्रेंड्स को भी दो, ठीक है। जो भी आपके जानने वाले एकदम से फैला दो, हर जगह एकदम से पूरी की पूरी तरीके से शेयर कर दो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले सब्सक्राइब करो, फिर हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप करो या नहीं करो, हम तो पढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम एक अगला क्वेश्चन ये ले रहे हैं बेटा, 8th नंबर क्वेश्चन है कि वो इस तरीके से है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अब बनाने वाले हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको समझ में आ गया होगा, कल भी मैंने किया था इस पे काम। अब इस पे एक टेंजेंट है और एक छोटे वाले पे टेंजेंट है बेटा, देखो ध्यान से देखना, अब तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना। दोनों बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट नहीं है, एक बड़े वाले पे है तो एक छोटे वाले पे है। अब यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से नेमिंग कर देता हूँ, ये रहा एग्जैक्टली ए और ये रहा आपका बी। हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि ये 8 है बेटा, 8 सेंटीमीटर है और ये छोटा वाला जो रेडियस है वो आपका 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। और ये बताया कि ये ए और यहाँ पे पॉइंट है पी, ये एपी आपका 15 सेंटीमीटर है। अब आपको ये प्रूफ करना है बस इतनी सी बात कि बीपी इज इक्वल्स टू क्या होगा। आपको यहाँ पे बताना है कि बीपी का वैल्यू क्या होगा, ये वाली बीपी बतानी है आपको। तो देखो इसको करने के लिए आसान सा तरीका यही है कि आप सबसे पहले इस सेंटर ओ को किससे ज्वाइन कर लीजिए, तो पी से ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके पास दो ट्रायंगल बने हैं, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल बना है और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल बना है। और तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट, यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो अब ऊपर वाले ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल PAO आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि उसका बेस पता है, उसका परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आपने बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहना शुरू कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि AP का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर, AP का स्क्वायर और प्लस में AO का स्क्वायर। देखो यहाँ पे AO स्क्वायर और AP स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि OP के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इन चीज़ों को निकाल लिया। बस आप क्या करो, इसमें से दो चीज़ पता है तो ये तीसरी निकल करके आ जाएगी। जब ये तीसरी निकल के आ जाएगी तो अब नीचे वाले ट्रायंगल में ध्यान देना कि हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस भी निकाल लोगे। बस इतना ही सा तो काम करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP के जगह रखेंगे 15 स्क्वायर और प्लस में 8 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225 और प्लस में 64 करने वाले हो, ठीक है। अब आगे बढ़ो तो OP का इक्वल्स टू लिखने वाले हो, इसको दोनों को ऐड करोगे तो 289 आएगा, यानी आपने OP का वैल्यू क्या निकाल लिया बेटा, 17 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब ये OP कितना हो गया, तो 17 सेंटीमीटर हो गया। अब आप कौन से ट्रायंगल में काम करने वाले हो, तो नीचे वाले ट्रायंगल में। अब आप लिखने वाले हो इन ट्रायंगल OBP। यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम से ये कह सकते हो कि जो OP का स्क्वायर है, या फिर आप डायरेक्टली ये कह लो कि जो BP है ना वो एग्जैक्टली बेटा क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर
हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है बेटा, तो यहाँ पे है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर में से हम घटा लेंगे किसको, तो 5 के स्क्वायर को घटाएंगे। आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे 17 स्क्वायर 289 हो जाता है और माइनस में 5 5 25 होता है। तो जब आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 264 रूट के अंदर बचा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 264 कर लिया बच्चों, उसके बाद आपको बस यही वैल्यू तो हो जाएगा बीपी का, अब कुछ तो करना ही नहीं है। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने फाइनली लिख दिया बीपी का वैल्यू कितना होगा, √264 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली यही आपका आंसर आने वाला है। बस एग्जैक्ट यही आंसर है। तो आपने समझ लिया कि एक बड़ा पे है एक छोटा पे है तो आसान है। बस आपको यहाँ पे दोनों जगह पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना था, आपको अच्छे से दिमाग लगा करके। चलो अब हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ये 8th क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, अब हम लोग 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटा ऐसे ही धीरे धीरे आपने क्या हुआ ना कि अभी देख लिया क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते हुए कि सर ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन को करने बैठोगे और इस टाइप का अगर या इससे रिलेटेड थोड़ा सा चेंज कर करके कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेशन करना जरूरी होता है। केवल और केवल थ्योरी पढ़ लिए, प्रैक्टिस नहीं किए तो मेन चीज़ तो आप किए ही नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर भाग लिया करो, जो भी आपकी वीडियोस आती है प्रैक्टिस उसको ज़रूर देखा करो। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है और उसमें इस तरीके से बताया गया कि एक बिगर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है, लेकिन खास बात ये है कि दोनों एक किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका अगर हम सेंटर ले लेते हैं बेटा O और इसका सेंटर ले लेते हैं B, तो जो टच कर रहा है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं C। तो अब देखो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ले जा रहे हैं जो दोनों सर्कल को टच करेगा। एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच करेगा, वो हम इस तरीके से, देखो बेटा ये ऊपर हो गया। ठीक है, हमें थोड़ा सा और इसको नीचे कर करके ले जाना चाहिए, तब जा करके ये आपके लिए सही होता। तो अब हम इसको ऐसे कर करके ले चल रहे हैं। देखो ये एग्जैक्टली आपका ऐसा टेंजेंट हुआ जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। अब इसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट ये ABC दे दिया मैंने, इसको D पे किया और इसको E पे कर दिया। अब आपसे सवाल देखो, अब आपसे सवाल ये कर रहा है कि दोनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, तो वो कॉमन पॉइंट C है और इसी C से एक टेंजेंट जो जाएगा वो इस वाले टेंजेंट को यानी DE को बिल्कुल बाइसेक्ट कर देगा, बिल्कुल हाफ हाफ कर देगा। तो इससे कौन सा टेंजेंट जाएगा बेटा, तो इस तरीके से टेंजेंट चला आएगा। अब ये जो टेंजेंट हो गया ABCDE, अब मान लेते हैं ये F है, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि CF जो है ना वो इस DE को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि CF बाइसेक्ट DE। ठीक है, ये DE को बाइसेक्ट करेगा। इसी को आपको यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करो CF बाइसेक्ट DE। इसका मतलब कि इस पूरे को ये F बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ कर दो कि DF बराबर FE प्रूफ कर दो, यानी DF बराबर FE प्रूफ कर दो। यही तो तुम्हें समझ में आया बच्चों, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि DF जितना है उतनी ही हमें FE प्रूफ करनी है। चलो अब हम इस बात को करते हैं। आपको एक बात तो पता होगा, थ्योरम 10.2 में हमने ये बताया था कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो आएंगे वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा। ये बात आपको क्लियर है। चलो वही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और इस दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट इधर गया और दूसरी टेंजेंट बेटा इधर आया। इसका मतलब FD इज इक्वल्स टू FC। आप यहाँ पे लिख सकते हो FD इज इक्वल्स टू FC और इसके पीछे रीजन लिख देना कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। वो आप नोट्स देखना, उसमें मैंने लिखा है, लेकिन नोट्स में भी कंप्लीट जो डिटेल से लिखा हुआ होना चाहिए वो चीज़ मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, बट जो चीज़ हम यहाँ पे करा रहे हैं वो सारा का सारा उसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो FD इज इक्वल्स टू FC, ये FD और FC हमने इक्वल कर लिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अब आप देखोगे ये जो पॉइंट है ये इधर भी टेंजेंट है और इधर भी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से इस दो छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है। इसका मतलब कि जितनी FC है उतनी ही FE भी होगी। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि FE इज इक्वल्स टू FC, FE इज इक्वल्स टू FC। ये हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो पहला और दूसरा इक्वेशन में तुम्हें ये पता चला कि दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ डी है वो बेटा इक्वल हो जाएगा किसके, तो एफ ई के इक्वल हो जाएगा। अब ये जैसे ही इक्वल हो गया एफ डी इज इक्वल्स टू एफ ई, एफ डी इज इक्वल्स टू एफ ई, तो आप कह दोगे कि ये वाली जो लाइन है वो क्या कर दिया, तो इस पूरे डी को बाइसेक्ट कर दिया, हेंस सी एफ बाइसेक्ट डी। आप यहाँ पे कह सकते हो कि हेंस, पहले आप ये लिख दो कि देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, ये एफ डी का मिड पॉइंट हो गया, हेंस सी एफ बाइसेक्ट डी ई। अब यहाँ पे लिख दो हेंस सी एफ बाइसेक्ट डी ई, ठीक है। अब यहाँ पे सारी की सारी ये पूरी डिटेल में नहीं है, लैंग्वेज में हमें इसको बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, ठीक है। गिवन है क्या क्या चीज़, क्या हमें प्रूफ करना है, वो सब का सब आपको लिखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको डेवलप कहाँ से होंगी, तो आप क्या करें, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को देखें। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो उस हेल्प बुक के एग्जाम्पल्स को डिटेल स्टडी करें, वहाँ से आप देखेंगे कि कैसे कैसे पूरी की पूरी लैंग्वेज लिखी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी तरीके से वहीं से समझ में आने वाली है, ठीक है। बाकी हमने आपको प्रैक्टिस कराया है कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है, ये सब आपको धीरे धीरे तो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और उस अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एकदम से अपने चैनल का जो फैमिली है वो आपको बड़ा कर लेना है बच्चों, ठीक है। अब वो सब होने वाला है आप ही की मदद से। अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अब तुम ये बताओ कि फिर मेरी जो चैनल है उसकी सब्सक्राइबर्स या फैमिली कैसे बड़ी होगी। धीरे धीरे आप ही के साथ आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे और ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा चैनल उभर करके आने वाला है। वो सब आप ही के कोऑपरेशन से होगा और अभी से लेकर के हमेशा हमेशा के लिए आपका धन्यवाद रहेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, ओके, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये 10th नंबर क्वेश्चन। बेटा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इसीलिए थोड़ा सा तो आपके लिए भी बनता है कि सर के चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप ही के कोऑपरेशन से सब कुछ हो पाता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। आपके लिए एकदम से दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि क्या बताना है बच्चों को, नहीं वो सारी चीज़ें, तो आप तो इतना कर दो भाई मेरे लिए। यहाँ पे देखो ये क्या है ना कि ए बी है, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया पी और ये हो गया आपका ओ, ये सेंटर है ओ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटर को यहाँ पे पी से हम ज्वाइन कर लेना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतनी सी बात कह रहा है कि ये जो पी ए और पी बी है ये आपका टेंजेंट है। ध्यान रखना ये पी ए और पी बी आपका टेंजेंट है और यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो ओपी है वो राइट बाइसेक्टर है। राइट मतलब कि 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड दे देगा। यानी ओपी जो आया ना ये इधर से आ रहा था और इसको 2 पार्ट में बांट दिया, यानी जितना इधर है उतना ही इधर कर दिया और वो भी 90 डिग्री के साथ, ठीक है। राइट बाइसेक्टर, केवल बाइसेक्ट नहीं किया बल्कि 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर मैं इसे नहीं हटाऊं तो वरना तुम कंफ्यूज कर जाओगे। चलो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम m ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, तो इन ट्रायंगल PMA, पहले हम PMA लेते हैं और नीचे वाला PMB लेते हैं, ट्रायंगल PMB। अब दोनों को क्या करो ना, कॉन्ग्रुएंट कर दो। जैसे ही तुम कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सिंपलिसिटी से कह सकते हो कि MA इज इक्वल्स टू MB। बस जैसे ही MA MB बता दोगे तो बस हो जाएगा डायरेक्टली बाइसेक्ट। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो सिंपलिसिटी से कि ये वाली एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये स्ट्रेट लाइन है तो 90 ही होगा। एग्जैक्टली बस इतनी सी चीजें तो हैं। तो बस इसी चीज को कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको अपना भेजा, अपना दिमाग, अपना ब्रेन लगाना है और सोचना है कि कैसे ये होगा।
सोचो सोचो कौन से कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। जहां तक कि मुझे दिख रहा है तो ये AP इज इक्वल्स टू PB लिख सकते हो आप, AP इज इक्वल्स टू PB लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पे लिख लो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा आपका टेंजेंट है, इसीलिए बराबर हो गया। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि MP इज इक्वल्स टू MP कॉमन है, MP इज इक्वल्स टू MP ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो आपने दो चीज तो ढूंढ लिया, एक साइड को ढूंढ लिया और ये वाली साइड ढूंढ लिया। अच्छा, मैंने आपको जब थ्योरी बताया था तो ये बताया था कि दोनों टेंजेंट्स जो है सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन से इक्वली इनक्लाइन होता है। मैंने एग्जैक्टली आपको सेकंड लेक्चर में जब थ्योरम 10.2 बताया था तो ये चीज मैंने डिस्कस किया था सेकंड या थर्ड लेक्चर में। तो यहां पर देखो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, एंगल APM, एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM, एंगल BPM, ठीक है। ये आप बता दोगे और आगे लिख दोगे कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये सारा चीज आपने कर लिया। तो बताओ बच्चों, ये साइड और ये एंगल और ये वाला साइड, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिखोगे ट्रायंगल PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMB, ठीक है। PMP लिख दिया ना मैं यहाँ, PMB, यहाँ पे PMB लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं PMB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और किससे, तो बाई SAS क्राइटेरिया से। तो ये चीज आप लिख डालेंगे। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से उसकी CPCT से हर एक साइड बराबर होगा, साइड कहने मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, और हर एक कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू MB। यहाँ पे देखो AM इज इक्वल्स टू MB, यानी MA इज इक्वल्स टू ME। देखो यहाँ MA इज इक्वल्स टू MB हो गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि MA इज इक्वल्स टू MB, और यहाँ पे होगा CPCT। तो CPCT से जैसे ही आपने कहा कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो आप यहां पे कह दोगे देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का क्या है बच्चों, तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से आप लिख देंगे कि OP बाइसेक्ट AB, ठीक है। ये जो OP है वो AB को बाइसेक्ट कर दिया। यहां तक तो आपने समझ लिया, लेकिन अब यहां पे आपको बताना है कि राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर आप कैसे बताएंगे, तो सपोज दैट के यहां पे लिखना पड़ेगा AM। यहां पे देखो एंगल AMP, एंगल AMP, देखो अगर मैं यहां पे बोल दूं 1 और इसको बोल दूं 2, ठीक है, तो AMP मतलब 1 हो गया, और प्लस में BMP 2 हो गया। एंगल BMP दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे AMP और BMP दोनों, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पहले दोनों जैसे CPCT से हमने यहाँ पे साइड को इक्वल किया, उसी तरीके से हमें क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे इस दोनों एंगल को भी इक्वल कर लेना चाहिए। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आप CPCT से कह लोगे बेटा। CPCT से इसलिए क्योंकि दोनों आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख लिए। यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना कि एग्जैक्टली इसको हटाओ, आपको 1 2 में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आपने लिखा है, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा बच्चों, तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, तो आप 1 के जगह पे 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 प्लस, और एंगल 2 के जगह 2 रहने दिया, ये हो गया 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं तो ये 2 कितना होगा, दुगुना हो गया, 2 एंगल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लेंगे, यानी ये 2 से ये 90 टाइम्स में कैंसिल हो गया। एंगल 2 कितना बचा, 90 डिग्री, और 2 के ही बराबर तो 1 है, इसका मतलब एंगल 1 भी कितना हो गया, 90 डिग्री। देयरफॉर आप ये कह देंगे कि OP इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, 90 डिग्री बनाते हुए AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वो चीज आपको जहां पे लिखना है बच्चों लिख देना। बस ये मैंने आपको रफली बता दिया, समझा दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको क्या दिमाग लगाना है, ये आइडिया तो अब लगना शुरू हो गया। देखो हम आपको क्या है ना कि रास्ता बता देंगे,
लेकिन उस रास्ता पे चलना आपको है। वो रास्ता को अब हम आपके साथ पकड़ करके नहीं चलेंगे, ठीक है, या फिर आपके साथ पूरा रास्ता तय नहीं करेंगे। फाइनली जाकर के एग्जाम आपको देना है, चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें मदद कर सकते हैं। वही काम तो हम कर रहे हैं और ये आपके लिए करते भी रहेंगे। टेंशन नहीं लेना, आपके हर एक जो भी टर्म टू में आपके चैप्टर्स आने वाले हैं वो एक एक कर करके हम कराएंगे। टेंशन नहीं लियो बच्चों, बस मेहनत से पढ़ाई करते रहो। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चन तुम कर लो। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर यहाँ पे एक दूसरा सवाल ऐसे कर देता कि ये दोनों जो टेंजेंट हैं वो दोनों टेंजेंट कोई भी कॉर्ड है उस पर इक्वली इंक्लाइन होगा, यानी कि आपको यहाँ पे ये बोल देता है कि ये प्रूफ करो कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कॉर्ड के एंड पर जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन होगा। तो ये बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा तो समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपका कैसा है तो कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो आप सीपीसीटी से कह सकते हो, और सीपीसीटी से क्या कहोगे तो PAM, एंगल PAM इज इक्वल्स टू एंगल PBM, एंगल PBM, और वो भी आप कह लोगे CPCT से। एग्जैक्टली ये बातें आप कह सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि कॉर्ड के एंड पे अगर दो टेंजेंट बने हैं तो आपको प्रूफ कर डालना है कि दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बनाएगा कॉर्ड के साथ, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे कि फटाफट से सेंटर को इससे ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बता देंगे कि CPCT से ये दोनों इक्वल हो गया। CPCT कहने का मतलब कि कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो चलो अब हम इसको इरेज करते हैं। अब एक आपको और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखो, जितनी भी तरह के पॉसिबिलिटीज हैं आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को आने का, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस सेशन को बहुत अच्छे से देखो, बहुत गहराई से समझो, ठीक है। फिर आप उस एक्सरसाइज को करो तो वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है ना एकदम से जल्दबाजी में रहते हैं, एकदम लगता है कि उसकी ट्रेन छूट रही है, उसको कहीं जाना है, एकदम टाइम नहीं देना चाहते। आजकल के बच्चे तो और ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं कि बस इतने कम समय में मुझे पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए। अब तुझे पूरा चैप्टर आ जाए तो उसके लिए तुम टाइम दोगे तब तो, उसको सीखने की तू कोशिश ही नहीं कर रहा है। बस आप ऐसा कीजिए, सर एक लेक्चर में कुछ बताइए और मेरी एक्सरसाइज पूरी की पूरी बन करके तैयार हो जाए। तो बेटा ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि बस एक ही बार समझ लिए और चीज़ें हमें आ गई। आपको सीखना है और सीखने का प्रोसेस हमेशा एकदम से स्लो होता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ को सीख कर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें परफेक्टनेस आएगा ही नहीं। तो अच्छे से टॉपर बनने के लिए आपको एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है। अगर तुम नहीं करते हो ना तो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है ना वो बैठ कर करके उन छोटी चीज़ों को सीख करके पूरे एग्जाम में जाता है और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर करके आता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एकदम से पेशेंस रख कर करके क्वेश्चंस को करनी चाहिए और कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 11वां क्वेश्चन है और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कराएंगे। अभी 1-2 लेक्चर और आपका प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आप एक्सरसाइज करोगे, फिर वहाँ धमाका हो जाएगा। चलो भाई, हम एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल पे यहाँ पे एक टेंजेंट है और इधर भी एक टेंजेंट है। अब ये दोनों टेंजेंट जो है वो यहाँ पे A सपोज दैट, और इसको हमने मान लिया B, और ये जो सेंटर है उसको मान लिया O। अब आपको क्या करना है ना कि इसको यहाँ से ज्वाइन करनी है, इसको यहाँ से ज्वाइन करनी है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आपको पॉइंट P दिया हुआ है, बोल रहा है कि PA और PB एक टेंजेंट है, एक नहीं 2 टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे PA एंड PB ये क्या है बच्चों, तो ये आपके टेंजेंट्स हैं। अब इस टेंजेंट्स में आपसे ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना AOBP, देखो 4 साइड है, 1 2 3 4, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये प्रूफ करो। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है बेटा, यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक। ये आपका साइक्लिक है। अब साइक्लिक सर कौन से चिड़िया का नाम है, साइक्लिक यानी साइकिल। यहाँ पे आप समझो, हम क्लास 9th में एक चीज़ पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे कि अगर कोई सर्कल है
और कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके ऑल पॉइंट्स जो हैं वो आपके सर्कल पे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है, एक थ्योरम के फॉर्मेट में पढ़े थे हम लोग कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इस दोनों का भी सम हम क्या करेंगे बेटा, तो 180 कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर ये ए बी सी डी है तो अब आप ये करोगे कि ए और सी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री आना चाहिए। अच्छा, और बी और डी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री आना चाहिए। अगर दोनों अपोजिट एंगल्स को ऐड करने पे 180 आ रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा, तो यहाँ पर भी अगर कोई स्क्वायर लेते हो बेटा तो यहाँ पर भी 90 है और यहाँ भी 90 है, 180 आ गया। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 है, 180 आ गया। लेकिन क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स यानी वर्टेक्स हैं वो सर्कल पे लाइज ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये सर्कल पे आ जाए, हर एक वर्टेक्स सर्कल पे दिखने लगे, तो वो तुम कह लोगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमें केवल और केवल 2 ही पॉइंट सर्कल पे दिख रहा है। ये आपका सेंटर पे है, ये तो आपका सर्कल और सेंटर से ही बाहर चला गया, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ये एकदम से गुस्सा और नाराज है, यहाँ पे नहीं है, बाहर जाकर के बैठा हुआ है। अब हमें क्या है ना कि ये प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तो यहाँ पे जबरदस्ती हो गई भाई कि आपको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर एक थ्योरम जो 9th में हम लोग पढ़े थे उसके मुताबिक हम ये कर दें कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 अगर दिखा दें तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। एटलीस्ट 2 वर्टेक्स तो यहाँ पे आपके सर्कल पे हैं ही। तो उस थ्योरम के मुताबिक अगर हम अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा देते हैं तो वो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो चलो वही काम करते हैं। हालांकि होना तो चाहिए था चारों के चारों पॉइंट सर्कल पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो थ्योरम जो कह दिया ना कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये आपका रेडियस है और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है जहाँ पे टेंजेंट है, तो ये 90 बनेगा और ये 90 बनेगा। तो यहाँ तो आपने ये कह दिया कि इसका अपोजिट ये एंगल था, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो बेटा आपका कितना हो गया, तो 180 डिग्री हो गया। एक पेयर को तो आपने प्रूफ कर लिया। आप पूरा रीज़न लिखोगे कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है और थ्योरम 10.1 से ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों को ऐड करने पे 180 आ गया। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल और इस एंगल को भी ऐड कर करके दिखाना पड़ेगा कि 180 है। एक पेयर तो हम दिखा चुके हैं, ये दूसरा पेयर जैसे ही दिखाएंगे हमारी बात बन जाएगी। तो हम वही काम करने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी एंगल को ऐड करने पे 360 आना चाहिए। तो हम इसको P मानेंगे, इसको A मानेंगे। A मानेंगे तो बेटा अंदर वाला ही लेना, ठीक है, और यहाँ B मानेंगे तो अंदर वाला 90 लेना। अब यहाँ पे देखो कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P को सभी एंगल्स को ऐड करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 360 आ रहा है। आप एग्जाम में इसको पूरा डिटेल लिखेंगे, एंगल OBP ये सारा लिखेंगे, ठीक है। हम आपको इन शॉर्ट लिख करके बता रहे हैं। हम वैसे तो हम पूरी की पूरी चीजें इन शॉर्ट कर रहे हैं, वैसे आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में करनी पड़ेगी लैंग्वेज लिख करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीनों को ऐड, चारों एंगल को ऐड कर लिए, 360 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंगल A के जगह पे कितना है बेटा, 90 डिग्री है। एंगल O को तो हमें शामिल करना है, B के जगह 90 लिख सकते हैं, P के जगह हमें शामिल करना है, यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 90 90 180 हो गया, यानी एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 और 90 90 180 उधर जाकर कर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली क्या बचा, एंगल O की जगह आप क्या लिख सकते हो, अब डिटेल लिख देते हैं, AOB, एंगल AOB और प्लस P के जगह क्या लिख सकते हो, बस P लिखो या ऐसे लिख लो APB। एंगल APB इज इक्वल टू 360 में से 180 घटाओगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। और फाइनली ये आपका अपोजिट एंगल का सम एक बार फिर से 180 होता हुआ और ये धमाकेदार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको समझ में आ गई बातें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना था, तो अपोजिट एंगल्स का सम हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि 180 डिग्री है। हेंस यहाँ पे लिख देंगे
कि AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AOBP, या फिर ऐसे लिखो कि क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक, ये साइक्लिक हो गया। इससे पहले आप क्या रीजन लिख देते कि अपोजिट साइड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या तो सप्लीमेंट्री लिख दो या फिर आप ये लिख दो कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, तो 180 डिग्री है। दोनों चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये फाइनली आपने साइक्लिक प्रूफ कर लिया। तो ओवरऑल हमने टोटल अभी तक प्रैक्टिस कराने के सेंस में 11 क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस करा डाला है। अब आगे भी आपकी प्रैक्टिस चलेगी 1-2 लेक्चर में, उस लेक्चर के भी प्रैक्टिस को आप ज़रूर देखिएगा, फिर आप एक्सरसाइज को कीजिएगा। अभी फाइनली आपको क्या करना चाहिए, मैं यही बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो उसके एग्जाम्पल्स को थ्रू आउट स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे कैसे वहां पे लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं। फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लेनी है, कब, जब हम प्रैक्टिस खत्म करा दे तब। फिलहाल के लिए आपकी लेक्चर यहीं तक। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे नोटिफिकेशन बेल को बेटा जरूर ऑल पे क्लिक करके रखना, क्योंकि जो भी लेक्चर हम आपके लिए शूट करते हैं वो आपको नोटिफाई होता रहे और आप उस लेक्चर से अपडेट होते रहो और उसे देखते रहो। अपने फ्रेंड्स के साथ नोट्स भी शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। यहीं तक हम आज के लेक्चर को रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, गुड नाइट।